आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें जो अहम टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है पौधों में ट्रांसपोर्ट। ये पौधों में ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पानी और आयन को जज़ब करना। आगे ट्रांसपिरेशन, फिर आगे पानी की ट्रांसपोर्ट, खुराक की ट्रांसपोर्ट, इंसान में ट्रांसपोर्ट, खून खून के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान का दिल, फिर ब्लड वेसल क्या होती है। ये जो अगला टॉपिक है वो इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अमूमी खाका, कि जो खून जिस्म की तरह गर्दिश करता है, सर्कुलेट करता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, आगे है एंथ्रोसेक्लोरोसिस, आर्टियोसेक्लोरोसिस, आगे है मायोकार्डियल इन्फ्रिक्शन। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे। उर्दू में ट्रांसपोर्ट को कहते हैं तरसील, किस चीज़ को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह। वेन को उर्दू में बोलते हैं वरीद। वेसल, वेस्कुलर नालियों का बना हुआ, ब्लड वेसल खून की नालियाँ। कार्डियो दिल से जो मतलब जो चीज़ें होती हैं कार्डियो बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज़ का सिकुड़ना। आर्टरी शरियाने, डिफ्यूज या नफूज किसी चीज़ का दाखिल होना। रिलैक्सेशन, सुकड़ाव के बाद यानी जब कोई चीज़ सुकड़ती है उसके बाद वो नॉर्मल ढीला पड़ जाना यानी कि सुकून की हालत में आ जाना, रिलैक्स करना उसे बोलते हैं। यानी फैलाव फैल जाती है तो सुकून में आ जाती है। आगे चैप्टर के शुरू करते हैं। याद रखें मेटाबॉलिज्म के अमाल की बुनियादी जगह सेल दी होती है, यानी जो बुनियाद होती है मेटाबॉलिज्म की वो सेल दी होती है। और यानी जिंदगी की कोई जो सेल है यानी कि जो बुनियाद है जिंदगी की सेल है, जो भी चीज़ मादा बनती है वो सेल से बनती है। आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जानदारों की जिंदगी इनके अंदर होने वाले पेचीदा मेटाबॉलिक अमाल का नतीजा होती है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनकी वजह से होती है, जो इनके अंदर जो पेचीदा किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अपना मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए सेल को चंद मादे माहौल से लेना पड़ते हैं और चंद मादे में से निकालना पड़ते हैं। इस मकसद की खातिर मादे सेल की तरफ सेल से दूर ले जाते हैं। मॉलिक्यूल की हरकत का एक तरीका नफूज यानी डिफ्यूजन है, लेकिन ये सिर्फ ये मूल जरूरत पूरी नहीं कर सकता। सॉल्यूशन में मौजूद मादों की चंद इंच फासले तक डिफ्यूज करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। यानी चंद इंच भी अंदर दाखिल होने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है या निकलने के लिए। मादों की ट्रांसपोर्ट की डिफ्यूजन का अमल फिर यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले जानदार और सादा मल्टी सेलुलर जानवरों में काम कर सकता है। जो सादा लेकिन एक ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं जानदार, उन्हीं में काम कर सकता है, क्योंकि इनके जिस्म का हर कोना माहौल के साथ करीबी और बराह राब्ता रखता है। पेचीदा मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा सेल या कुलियों पर मुश्तमिल होते हैं, जो सामने सेल माहौल से बहुत दूर होते हैं। इसलिए इन मादों को तरसील या ट्रांसपोर्ट के लिए एक तफसीली सिस्टम की जरूरत होती है। अब कहते हैं पौधों में ट्रांसपोर्ट। पौधों में ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पौधे की जिंदगी के लिए पानी लाजमी है। ये फोटोसिंथेसिस और ट्रिगर के लिए लाजमी नहीं, बल्कि सेल में होने वाले ज्यादातर अफआल भी पानी की मौजूदगी में सर अंजाम देते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस सिर्फ खुराक तैयार करने की जरूरी नहीं है, बल्कि तमाम जो भी फाल जो काम होते हैं उसमें पानी लाजमी होता है। पौधों में जिस्म के अंदर टेम्परेचर को भी पानी कंट्रोल करता है। जो दर्जा हरारत होते हैं ज्यादा हो जाता है तो पानी उसको कंट्रोल करता है, ज्यादा नहीं होने देता। जमीनी पौधे पानी और आलशुदा साल्ट मिट्टी से हासिल करते हैं। जो जमीन पर पौधे लगे होते हैं वो जो कुछ साल्ट और पानी और मिट्टी से हासिल करते हैं। जड़ों के जरिए जज़ब कर लेने के बाद
जोड़ों के जज़ब करने के बाद इन मादों को जिस्म के ऊपर हिस्से तक पहुंचाना लाजमी होता है। इस तरह खुराक पत्तों में यानी फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार की जाती है। फोटोसिंथेसिस एक अमल होता है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसे इस्तेमाल करने और जखीरा करने के लिए जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तमाम ज़मीनी पौधों मोसिस लीवरवर्ट्स के अलावा में पेचीदा वेस्कुलर सिस्टम या नालियों वाले सिस्टम पाए जाते हैं जो पानी और खुराक को जिस्म के तमाम हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, यानी कि ले जाने तरसील का काम करते हैं। ये वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फाइलम टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। दो टिश्यू हैं, एक का नाम है जाइलम और फाइलम। ये वेस्कुलर जो नालियों के सिस्टम पे इन पर मुश्तमिल होता है। आगे ये कि जाइलम टिश्यू पानी और हालशुदा मादों को जड़ों से फजाई हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। ये जाइलम टिश्यू है जो पानी और हालशुदा मादे हैं उनको जो जमीन से लेकर जो आब में होते हैं पौधों के साथ है वहां तक ले जाने के जिम्मेदार हैं। ये दो किस्म के सेल यानी वेसल एलिमेंटल ट्रैक्टर पर मुश्तमिल होता है। दो वेसल ये दो नालियों पर मुश्तमिल होता है। फाइलम टिश्यू हालशुदा ऑर्गेनिक मवाद यानी कि जो खुराक होती है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान तरतीब का जिम्मेदार है। ये टिश्यू सेल ट्यूब सेल और कंप्लीमेंट सेल पर मुश्तमिल होता है। आगे पढ़ते हैं। पानी और आयन को जज़ब करना। पौधे को मिट्टी में गाड़ने के अलावा इनको मिट्टी में मजबूती से पकड़ने के अलावा जड़ें दो अहम काम करती हैं। एक ये को मिट्टी से पानी और साल्ट या नमकियात को जज़ब करती है। दूसरा ये कि इन मादों को तने के टिश्यू तक पहुंचाने के लिए कंडक्टिंग टिश्यू फ्राहम करती है। जो कंडक्ट होता है वो टिश्यू फ्राहम करती है तने के पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए। जड़ की कंडक्टिंग टिश्यू जो कौन से जड़ की कंडक्टिंग जाइलम और फाइलम इनके मरकज में एक राड नुमा अंदरूनी हिस्सा बनाते हैं। ये राड जड़ की तमाम लंबाई में मौजूद होती है। इस कंडक्टिंग टिश्यू के बैरूनी तौर बारीक दीवारों वाले सेल की एक तंग तह यानी पेरिसाइकल होती है। तंग तह होती है। सेल की एक सिंगल तह यानी एंडोडर्मिस इस पेरिसाइकल को घेरे हुए होती है। जो एक तह होती है जिसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल जो तह होती है उसको घेर के रखती है, एक तंग तह होती है। इसके बाहर की तरफ एक कॉर्टेक्स एक चौड़ा इलाका मौजूद होता है। ये बारीक दीवारों वाले बड़े बड़े सेल पर मुश्तमिल है। कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मल सेल की एक सिंगल तह होती है। जड़ों के पास छोटे छोटे रूट टेयर के गुच्छे होते हैं, यानी कि बालों की तरह जड़ें होती हैं, उन्हें रूट टेयर बोलते हैं, गुच्छे होते हैं जो दरअसल एपिडर्मस के सेल की तुसी होते हैं। रूट टेयर का क्या काम है? रूट टेयर पानी के अबजार को यानी जज़ब करने के लिए उसी सतही रकबा फराहम करते हैं। बहुत ज्यादा इलाके में वो फैले होते हैं। ये मिट्टी के ज़रात के दरमियान खाली जगह में बढ़ते होते हैं जहाँ वो पानी को छू रहे होते हैं। रूट टेयर यानी कि बालों वाली जो जड़ें हैं कि साइटोप्लाज्म में साल्ट की कंसंट्रेशन मिट्टी की पानी की निस्बत ज्यादा होती है, यानी कंसंट्रेशन पानी की निस्बत ज्यादा होती है साल्ट की इसमें, इसलिए पानी ऑस्मोसिस के जरिए रूट टेयर में दाखिल होता है। मिट्टी से साल्ट में रूट टेयर में डिफ्यूजन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दाखिल होती हैं। रूट टेयर में दाखिल होने के बाद पानी और साल्ट सेल के दरमियान खाली जगहों इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो खाली जगह होती हैं क्या बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस या सेल के अंदर से रास्तों यानी प्लाज्मा डेस्मेटा
से गुजर कर जाइलम टिश्यू तक पहुंचती है। जाइलम में पहुंचने के बाद पानी और साल्ट को पौधे के फलाई हिस्सों में पहुंचाया जाता है, यानी कि मिट्टी की जो बाहर जो जमीन के बाहर जो पौधे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फलाई हिस्सा, फलाई हिस्सों में पहुंचाया जाता है। पानी हमेशा ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ जाता है। वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट कंसंट्रेशन का मुतदाद रिश्ता है, यानी जहां ज्यादा सोल्यूट होगा हाइपोटोनिक वहां वाटर पोटेंशियल कम होगा और इसके बरक्स भी। साल्ट की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि साल्ट को जो नमकियात उनको जज़ब करने के लिए पौधे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया फंजाई के साथ बायमी फायदे का रिश्ता भी कायम कर लेते हैं। ट्रांसपोरेशन क्या होता है? ट्रांसपोरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बखरात बनकर निकल जाना होता है, यानी कि पानी जो बखरात बन के निकल जाता है उसे ट्रांसपोरेशन कहते हैं। पौधे की किस्मों से पानी का ये इखराज पत्तों के स्टोमेटा के जरिए पत्ते के एपिडर्मिस में मौजूद कैप्टिकल के जरिए चंद पौधों के तने में मौजूद सुराखों यानी लेंटिसेल के जरिए होता है। यानी पानी का इखराज किससे होता है? स्टोमेटा के जरिए एक स्टोमेटा है पत्ते के, दूसरा है पत्ते के एपिडर्मल पर मौजूद कैप्टिकल के जरिए ये होता है। चंद पौधों में तने में मौजूद सुराखों, यानी सुराखों को कहते हैं लेंटिसेल इनके जरिए होता है। स्टोमेटा, एपिडर्मल, कैप्टिकल और लेंटिसेल ये चीजें आपको याद रखनी है। ज्यादातर ट्रांसपोजिशन स्टोमेटा के जरिए होती है। जो स्टोमेटा के जरिए होती है इसे बोलते हैं स्टोमेटा ट्रांसपोजिशन कहलाती है। ये स्टोमेटा ट्रांसपोजिशन क्योंकि ये स्टोमेटा के जरिए होती है। पत्ते के मेसोफिल सेल पानी की तबखीर के जरिए काफी सतही रकबा फराहम करते हैं, तबखीर उड़ने के लिए। जाइलम सेल से पानी मेसोफिल सेल में फिर यहाँ से बाहर आकर इनकी सेल वॉल पर बारीक तह बनाता है। इस तरह से पानी बखरात बनकर मेसोफिल सेल के माबैन मौजूद एयर स्पेसिस खाली जगह में आ जाता है। एयर स्पेसिस से ये बखरात डिफ्यूजन के जरिए स्टोमेटा की तरफ जाते हैं और फिर बाहर की हवा में शामिल हो जाते हैं। पौधे में दाखिल होने वाले पानी का 90% ट्रांसपोजिशन किए पौधे से निकल जाता है। इस शक्ल में देखें, ये जाइलम सेल्स हैं। ये जो तय होती है ये एंडोडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स ये एपिडर्मिस है। मिट्टी में मौजूद पानी ये रूट एयर होती है। ये सेल में वाल होती है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वैक्यूल है और ये चैनल है, रास्ते हैं। ये देखिए किस तरह तय होती है बाहर, ये रूट एयर ये सारी तय बनी होती है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, स्टोमेटा की तरह खुलता है बंद होता है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ज्यादातर पौधे दिन के दौरान अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और रात को इन्हें बंद कर देते हैं। स्टोमेटा अपने गार्ड सेल में होने वाले अमल से ट्रांसपोजिशन कंट्रोल करते हैं। एक स्टोमेटा के दो गार्ड सेल अपने किनारों से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। गार्ड सेल के अंदरूनी मकर कनकेव इतराफ जो स्टोमेटा को घेरे हुए होती है, बैरूनी मेहराब
अतराफ की निस्बत ज़्यादा मोटी होती है। पानी दाखिल होने से जब दोनों गार्ड सेल जुड़ होते हैं तो इनकी शक्ल दो फलियों की तरह होती है और इनके दरमियान का स्टोमेटा खुल जाता है। जब गार्ड सेल से पानी निकलता है तो नर्म यानी फ्लैसिड हो जाते हैं। इनके अंदरूनी दीवारें एक दूसरे के साथ अलग हो जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। बाब 4 में हमने पढ़ा था कि गार्ड सेल में फ्लूइड्स ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की जिम्मेदार है। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि रोशनी पड़ने पर एपिडर्मल सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल में दाखिल होती है। इन आयन के बाद पानी में गार्ड सेल में आ जाता है। आयन के बाद पानी भी गार्ड सेल में आ जाता है। इस तरह इनके ट्यूबिनिटी बढ़ जाती है और स्टोमेटा खुल जाता है। जब दिन बढ़ता है तो गार्ड सेल ग्लूकोज तैयार करते हैं यानी हाइपोटोनिक हो जाती है। इस तरह पानी इनके अंदर रहता है। दिन के इख्तिताम में पोटेशियम आयन गार्ड सेल से वापस एपिडर्मल सेल में चले जाते हैं और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। इस तरह पानी एपिडर्मल सेल से चला जाता है और गार्ड सेल का ट्रिगर कम हो जाता है और इससे स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये स्टोमेटा जब खुलता है तो इस तरह होता है और ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये दो गार्ड सेल हैं, ये जो इसको बंद होने होते हैं। ट्रांसपोरेशन की रफ्तार पर असर होने वाले अमामल। कौन से वो अमामल है जो ट्रांसपोरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं? स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ट्रांसपोरेशन की रफ्तार को बराह रास्त कंट्रोल करता है, जबकि ये फैक्टर खुद रोशनी के जरिए हो रहे हैं। धीमी रोशनी या अंधेरे की निस्बत तेज रोशनी में ट्रांसपोरेशन की रफ्तार ज़्यादा होती है। ये रोशनी तेज होती है, ट्रांसपोरेशन तेज होती है। जब रोशनी कम होती है तो वास्ता हो जाती है। ट्रांसपोरेशन की रफ्तार पर असर होने वाले दूसरे अवामल मुंदरजा ज़ैल है जो टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर इर्द गिर्द में हवा की नमी को कम करता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो नमी हवा में नमी कम हो जाती है। पानी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करता है। इस तरह ये ट्रांसपोरेशन की रफ्तार बढ़ाता है। टेम्परेचर में हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इजाफे से ट्रांसपोरेशन की रफ्तार दुगनी हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जैसा कि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड स्टोमेटा के बंद होने की वजह बन जाता है। इस तरह ट्रांसपोरेशन रुक जाती है और पौधा जरूरी पानी को ज़ाया नहीं करता। एयर ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी। जब हवा खुश्क हो तो पानी के बुखारात मेसोफिल सेल की सतह से पत्ते के एयर स्पेस यानी खाली जगहों पर यहाँ से बाहर की हवा में तेजी से डिफ्यूज करते हैं, निकल जाते हैं। इससे ट्रांसपोरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। नमी वाली हवा में पानी के बुखारात की डिफ्यूजन रफ्तार कम होती है और ट्रांसपोरेशन की रफ्तार कम हो जाती है। आगे एयर मूवमेंट हवा की हरकत करती हवा यानी विंड जो होती है बुखारात बने पानी को पत्तों से दूर ले जाती है। इस तरह मेसोफिल सेल की सतह से तबखीर का अमल तेज हो जाता है। जब हवा रुकी हो तो ट्रांसपोरेशन की रफ्तार कम हो जाती है। पत्ते का सतही रकबा। ट्रांसपोरेशन की रफ्तार का पत्ते की सतही रकबा पर है। इनका रकबा कितना है? ज़्यादा सतही रकबा हो तो ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ट्रांसपोरेशन भी ज़्यादा होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन की अहमियत क्या है? ट्रांसपोरेशन एक जरूरी बुराई माना जाता है। इसका मतलब है कि नुकसानदेह होने के बावजूद ये अमल नगजीर है, यानी कि इसके बगैर रहा नहीं जा सकता। नगजीर इसको कहते हैं। ट्रांसपोरेशन इन मैनों में नुकसानदेह हो सकती है कि पानी की शदीद कमी के दौरान पौधे से पानी निकलने पर पौधा डिसिकेशन यानी पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाता है, मुरझा जाता है, अक्सर मर जाता है बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए तो।
दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन लाजमी भी है। ये खिंचाव की एक कुव्वत पैदा करती जिसे ट्रांसपरेशनल पुल कहते हैं। पुल मतलब खींचना। ये कुव्वत असूली तौर पर पानी और साल्ट को जड़ों से पौधों के ऊपरी सतह तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। जब पौधे की सतह से पानी ट्रांसपरेशन करके निकलता है तो इससे पौधों को ठंडक मिलती है। ये खास और गर्म माहौल में ज्यादा अहम है। इसके अलावा मेसोफिल सेल की गीली सतह से गैसों का तबादला होता है। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि पौधे में पानी की कमी का हल्का से भी दबाव पौधे की ग्रोथ की रफ्तार कम करने का बायस बनता है। पानी की ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पौधे में पानी के काफी बुलंदियों तक चढ़ने की उम्र का बाइटनी यानी इल्म नबातात में कई सालों तक मुताला होता रहा है। इब्ने बाटरी यानी पौधों का इल्म बोलते हैं। इल्म नबातात इन तहकीक का नतीजा कोई टेंशन थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक वो कुव्वत जो पानी और आलशुदा साल्ट यानी कि नमकियात को जाइलम के जरिए, जाइलम एक टिश्यू है, इसके जरिए ऊपर ले जाती है, ट्रांसपरेशन पुल है। ट्रांसपरेशनल पुल यानी कि खिंचाव के लिए ले जाती है। ट्रांसपरेशन से दबाव का एक फर्क पैदा होता है जो पानी और साल्ट को जड़ों से ऊपर की तरफ खींचता है। ये ट्रांसपरेशन क्या होती है? पानी का निकलना। जब पत्ते में ट्रांसपरेशन होती है यानी कि पानी निकलता है तो इसके मेसोफिल सेल में पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये कमी पत्ते के जाइलों से पानी के मेसोफिल यानी बदली ऑस्मोसिस मेसोफिल सेल में आ जाने की वजह से बनती है। जब पत्ते के जाइलम में पानी का एक मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ता है तो खिंचाव की एक कुव्वत पैदा करता है जो जड़ों तक जाती है। ट्रांसपरेशन की पैदा करता ये कुव्वत ट्रांसपरेशन पुल कहलाती है। ये कुव्वत पानी की उफकी रुख यानी कि जड़ की एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल तक की भी जिम्मेदार है। ट्रांसपरेशन पुल के पैदा होने की ये वजूहत हैं। पानी एक ट्यूब जाइलम में होता है जिसका कुतर यानी कितना मोटाई है, डायामीटर बहुत कम होता है, मोटाई बहुत कम होती है। पानी के मॉलिक्यूल जाइलम ट्यूब की दीवारों से चिपके होते हैं। वैसे पानी और ट्यूब के दरमियान कशिश यानी एडिशन कहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल आपस में भी चिपके होते हैं। इसे मॉलिक्यूलों की आपस में कशिश यानी कोशन कहते हैं। कशिश की ये कुव्वतें पानी के मॉलिक्यूल के माबैन बायमिक्साव यानी टेंशन पैदा करती हैं। इस टेंशन से पानी के कॉलम बन जाते हैं। पानी के ये कॉलम जड़ से शूट की तरफ जाते हैं और मिट्टी में मौजूद पानी इन कॉलमों में दाखिल होता है। ये टेंशन कोशन एडिशन कम कुतर वाली ट्यूब ये है। मिट्टी का पानी ये पौधे में ट्रांसपोर्टेशन ये यहाँ से होती है। ये ऊपर भी ये निशान है। खुराक को कैसे लेके जाते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। खुराक की ट्रांसपोर्ट पौधे के तमाम जिस्मों में खुराक की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार फाइलम है। फाइलम सेल है। मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस से बनने वाला ग्लूकोज रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, तबखीर में इस्तेमाल होता है, यानी कि पानी को उड़ाने में इस्तेमाल होता है। बाकी बच जाने वाले ग्लूकोज को सक्रोज में बदल देता है। ज्यादातर पौधों में खुराक सक्रोज की शक्ल में ही ट्रांसपोर्ट होती है।
पौधे में पानी की ट्रांसपोर्ट से खुराक की ट्रांसपोर्ट भी कई सालों तक ज़ेर मुताला रही। आज तक माने जाने वाले हाइपोथेसिस के मुताबिक खुराक की ट्रांसपोर्टेशन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के तहत होती है। इस मैकेनिज्म में खुराक सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। सोर्स क्या होती है? सोर्स से मुराद ऐसा आर्गन यानी हिस्सा है जहाँ से खुराक दूसरे हिस्सों तक बरामद की जा सके, यानी कि ले जा सके, मतलब पत्ता, और वो आर्गन वो हिस्से जहाँ खुराक जखीरा हो, यानी स्टोरेज हो, स्टोरेज आर्गन। सिंक ऐसा इलाका है जहाँ मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, यानी कि तोड़ फोड़ हो रही हो, जंग हो रही हो, या खुराक जखीरा की जा रही है। मतलब जड़ें, ट्यूब्स, मुंह पाते हुए फल, पत्ते, जहाँ ग्रोथ हो रही हो वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। स्टोरेज आर्गन खुराक को जखीरा भी करता है और जखीरा शुदा खुराक को बरामद भी करता है। मिसाल के तौर चुकंदर, बीट की जड़ ग्रोथ के पहले साल एक सिंक होती है, ये अगले साल एक सोर्स बन जाती है जब इसमें नई टिश्यूज की ग्रोथ में शुगर इस्तेमाल होती है। सोर्स मसलन पत्ता में खुराक शुगर बदरिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट फाइलम की सेब ट्यूब्स में लाई जाती है। सेब ट्यूब्स में शुगर की मौजूदगी की वजह से इनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है। जाइलों से पानी इनमें दाखिल होता है बदरिया ऑस्मोसिस। इस तरह इन ट्यूब में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है जो खुराक के सोल्यूशन को सिंक की तरफ ले जाता है। सिंक वाले किनारे पर खुराक एक्टिव सेव ट्यूब से निकाला जाता है। पानी भी सेव ट्यूब से निकल आता है। पानी निकलने से सेव ट्यूब में पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इसके नतीजे में ज्यादा प्रेशर वाला हिस्सा यानी सोर्स से पानी की बड़ी मिकदार का एक बहाव कम प्रेशर वाले यानी सिंक की तरफ आता है। ये पानी में ये पत्तों में ग्लूकोज बनता है, इससे क्लोज भी पत्ते में मौजूद होता है, और ये मेथोफोल यानी ये सोर्स है सारा। ये प्रेशर फ्लो है, ये पानी है, ये फाइलम सेल होती है, ये जाइलम होता है। पानी की ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ से पानी की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ये वाली सेल रूट सेल, ये सिंक, यहाँ से सिंक कर रहा होता है गुजरना। आगे इंसान में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? आपने पत्तों को पढ़ा, अब इंसान में आला दर्जे के जानवरों की तरह इंसान में मादे की ट्रांसपोर्ट का फिर दो पेचीदा सिस्टम इंसान अंजाम देती है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम बाय में रब्ता रखती है, यानी एक दूसरे में रब्ता रखती है, एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। ये आम इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का तफसील से पढ़ेंगे। दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह इंसान भी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज यानी बंद जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब क्या आता है? खून कभी भी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के जाल से बाहर नहीं निकलता, इसके अंदर ही गर्दिश करता रहता है। इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अहम जुज खून, दिल और ब्लड वेसल्स में है। वर्टिब्रेट्स होते हैं दूसरी किस्म में जानवर जिनमें ये सिस्टम पाया जाता है। चंद इनवर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। इसमें ब्लड क्या होता है? खून एक मखसूस जिस्मानी फ्लूइड है, यानी कि मादा है, बहने वाला फ्लूइड, एक कनेक्टिव टिश्यू जो एक माया यानी ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है। खून का वाज़न हमारे जिस्म का 1/12 हिस्सा है। औसतन एक बालक इंसान में खून का हजम तकरीबन 5 लीटर है। सेहतमंद फर्द में खून का हजम
55% प्लाज्मा, जो 45% सेल और सेल की तरह के जिसाम है। ये देखिए ये प्लाज्मा होता है ऊपर, ये इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होते हैं नीचे, ये सूख जाता है रेड ब्लड सेल होता है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा को खून से कैसे अलग किया जाता है। एक कार्ट्रिज से खून लिया जाता है, इसमें एंटीकोगुलेंट यानी ऐसा केमिकल जो खून को जमने से रोकता है मिला दिया जाता है। तकरीबन 5 मिनट बाद प्लाज्मा सेल से अलग हो जाता है और सेल नीचे तय बना लेते हैं। आगे ब्लड प्लाज्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्लाज्मा बुनियादी तौर पर पानी है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, पानी है जिसमें प्रोटीन, साल्ट, मेटाबोलाइट्स और बेकार मादे हल होते हैं। इसमें 4 चीजें होती हैं, एक प्रोटीन है, दूसरा साल्ट है, तीसरा मेटाबोलाइट्स और बेकार मादे हल होते हैं। ये 4 चीजें होती हैं। पानी प्लाज्मा का पानी कितना होता है, 90 से 92% बनाता है, जबकि 8 से 10 अलशुदा मादे होते हैं। साल्ट बुनियाद प्लाज्मा का वजन 0.9% होता है। सोडियम क्लोराइड यानी खुर्दनी नींबू जो हम खाते हैं और बाइकार्बोनेट के साल्ट काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, जिंक के साल्ट कलील मिकदारों में होते हैं। ये नीचे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाश और जिंक, ये जो 5 है ये कम मिकदार में होते हैं। किसी भी साल्ट की कंसंट्रेशन में तब्दीली आने से खून की पीएच में तब्दीली आ सकती है। खून की नॉर्मल पीएच 7.4 होती है। प्रोटीन प्लाज्मा का बिलियास 7 से 9% होती है। प्लाज्मा में मौजूद अहम प्रोटीन एंटीबॉडी, खून जमाने वाली फाइब्रिनोजन और खून में पानी का तवाज़ुन कायम रखने वाली एल्बुमिन हैं। प्लाज्मा में चंद डाइजेस्टिव सिस्टम से डेवलप होने वाली नाइट्रोजीनियस बेकार मादे और हार्मोन भी मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी प्लाज्मा में मौजूद होती है। ये तो प्लाज्मा हो गया, ब्लड प्लाज्मा। आगे ब्लड सेल क्या होते हैं, सेल की तरह के जिसाम। इनमें रेड ब्लड सेल, एथेरोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स, एथेरोसाइट और ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, थर्मोसाइट शामिल हैं। ये ब्लड सेल है, ये वाले, ये इसके अंदर ये प्लेटलेट है और ये रेड ब्लड सेल है। इसकी ये 3 चीजें हैं। पहले पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, एथेरोसाइट्स, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल्स हैं। खून के 1 मुकाम मिलीमीटर में तादाद तकरीबन 5 से 5.5 मिलियन सेल इन मर्दों में और 4 से 5 सेल खातून में। जब ये सेल बनते हैं तो इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। मैमल्स में जब रेड ब्लड सेल बालग होता है तो इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस खत्म होने के बाद रेड ब्लड सेल खून में दाखिल हो जाता है। रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म का 95% हीमोग्लोबिन से बड़ा होता है, जो ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी 5% एंजाइम, साल्ट और दूसरी प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। रेड ब्लड सेल दोनों तरफ से मकर होते हैं, बायो कनकेव होते हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं और दरमियान से पतले होते हैं और एक लचकदार मेम्ब्रेन रखते हैं। एम्ब्रियो और फीटस की जिंदगी में रेड ब्लड सेल जिगर तिल्ली में बनते हैं, जो बच्चे होते हैं। बालकों में ये छोटी और चिपटी हड्डियों यानी स्टीम रिब्स और वर्टरी के गोदे यानी रेड बोन मैरो
न बनते हैं। एक रेड ब्लड सेल का औसतन दौरानिया या 4 माह या 120, जिसके बाद इसे जिगर तिल्ली में फैगोसाइटोसिस करके तोड़ दिया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स। एक नॉर्मल इंसान में हर सेकंड में तकरीबन 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल बनाए तोड़े जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, ये ब्लड सेल बेरंग होते हैं, कोई रंग नहीं होती क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं होते। ये सेल सिर्फ खून की नालियों में नहीं रहते बल्कि टिश्यू फ्लूइड में भी जाते हैं। खून के एक मुकाम मीटर इनकी तादाद 7,000 से 8,000 तक होती है। इनका दौराना या महीनों से सालों तक मौजूद है। इस बात का इंसार जिस्म की इंसुलियात पर पड़ता है। ल्यूकोसाइट जिस्म के दफ्ती निज़ाम के सबसे अहम हिस्से हैं। इसकी 2 बड़ी इकसाम हैं। ग्रेनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म दानेदार है। इसमें कई तरह के सेल शामिल हैं। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करके छोटे पार्टिकल को तोड़ते हैं। एविसिनोफिल इन्फ्लेमेशन करने वाले मादों को तोड़ते हैं और पैरासाइट को मारते हैं। बेसोफिल खून को जमने से रोकते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म यानी गैर दानेदार होता है। इस तरह वो 2 तरह के सेल शामिल हैं। मोनोसाइट मैक्रोफेज बनाते हैं जो जरासीमों को निगल लेते हैं। बीटी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं जो जरासीमों को मारते हैं। जरासीमों को मारते हुए व्हाइट ब्लड सेल खुद भी मार जाते हैं। ये मुर्दा सेल जमा होकर एक सफेद माद यानी पस बनाते हैं जो इन्फेक्शन के मुकाम पर नजर आता है। लेकिन जो पस होती है व्हाइट ब्लड सेल से बनती है। जब व्हाइट ब्लड सेल मुर्दा हो जाती है, खत्म हो जाती है जरासीम को मारते हुए। प्लेटलेट्स क्या होती है? ये सेल नहीं होती बल्कि बोन मैरो के बड़े सेल यानी मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े हैं। इनमें कोई न्यूक्लियस या पिगमेंट नहीं होता। खून के एक मुकाम मीटर में इनकी तादाद 2,50,000 होती है। एक प्लेटलेट का औसत दौरानिया या 7 से 8 दिन का होता है। प्लेटलेट खून जमने यानी क्लॉट बनाने में मदद देते हैं और खून का एक क्लॉट एक कार्बन बंद का काम करता है ताकि खून बह ना सके। ये प्लेटलेट्स का काम होता है। डेंगू फीवर में खून में प्लेटलेट्स की तादाद तेजी से कम हो जाती है। इसकी वजह मरीज के नाक, मसूड़ों और जिल्द के नीचे से खून बहता है। खून की कंपोजिशन ये देखें टेबल में बताई गई है। प्लाज्मा खून का माया हिस्सा होता है। इसकी मकदार ये खून के वजूम का जितना खून होता है उसमें जो 55% होता है प्लाज्मा होता है। इसका काम क्या है? ब्लड सेल एम प्रोटीन, हार्मोन, साल्ट वगैरह इनमें मौजूद होते हैं। अगर सेल की इकसाम है, ये रेड ब्लड सेल ये 2 तरफ मकर डिस्क की तरह न्यूक्लियस के बगैर होमोग्लोम मौजूद। मकर यानी कि उसकी दीवारें मोटी होती दरमियान में से पतला होते हैं। फीब का मिलीमीटर में कितने होते हैं? 50 लाख होते हैं। ऑक्सीजन थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनका ये काम है। व्हाइट ब्लड सेल इनका क्या होता है? ये दानेदार ग्रैनुलर होते हैं और गैर दानेदार एक ग्रैनुलर न्यूक्लियस में मौजूद होता है। साइज में रेड ब्लड सेल बड़े होते हैं। वे फीब का मिलीमीटर में कितने होते हैं? 7500। जिस्म के दफा में कई किरदार मसलन छोटे पार्टिकल को निकला, एंटीकोगुलेंट खारिज करना, एंटीबॉडीज बनाना इनका काम है। प्लेटलेट्स क्या होती है? बोन मैरो के सेल मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े। फी मुकाब में 2,50,000 होते हैं। खून को जमने में हिस्सा या खून को जमाते हैं। ये उनका काम होता है प्लेटलेट्स का। अगर खून की कौन सी बीमारियां हैं? इंसान में खून की कई बीमारियां होती हैं जिसमें खून रसनी यानी ब्लीडिंग की बीमारियां, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया वगैरह शामिल हैं। यहाँ हम ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया पढ़ेंगे। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर क्या होता है? ल्यूकीमिया से मुराद नाबालिग और एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल की बड़ी तादाद का बन जाना होता है। इसकी वजह से बोन मैरो या
न्यूफ टिश्यू के सेल्स में कैंसर वाली म्यूटेशन हो जाना यानी जीन्स में तब्दीली होती है। इस म्यूटेशन की वजह से ल्यूकोसाइट का बनना बेकाबू हो जाता है और नाकोस लेकोटाइट्स बनते हैं। ये खतरनाक बीमारी है। मरीज को बाकायदगी के साथ खून निकलवा कर किसी डोनर का अतिया हुआ खून नॉर्मल खून लेना पड़ता है। ये प्लेटलेट्स हैं, ये रेड ब्लड सेल हैं, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, एफेसोनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। इस बीमारी का इलाज बोन मैरो की मुंतकिली यानी ट्रांसप्लांट करके किया जा सकता है। ये एक मसला इलाज है मगर बहुत महंगा है। थैलेसीमिया, इसे एक अमेरिकी डॉक्टर थॉमस कोले के नाम पर कोले का अनीमिया कोले का अनीमिया भी कहते हैं। ये एक विरासती बीमारी जो होमोग्लोबिन बनाने वाले एक जीन में म्यूटेशन से पैदा होती है। म्यूटेशन की वजह से नाकोस होमोग्लोबिन बनती है और मरीज में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट मुनासिब तौर पर नहीं होती। इस मरीज में मुबतला लोगों को खून बाकायदगी से नॉर्मल खून से बदलना पड़ता है। इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से किया जा सकता है, लेकिन ये इलाज 100% नतीजा नहीं देता। दुनिया भर में थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद 60 से 80 मिलियन है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान में ऐसे मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी। सिर्फ पाकिस्तान में थैलेसीमिया के 2,50,000 मरीज हैं जिनकी तमाम जिंदगी के खून की मुतल्ली की जरूरत होती है। हर साल 8 मई को दुनिया में इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को थैलेसीमिया से आगाही देना और मरीजों की देखभाल की अहमियत वाज़ा करना है। अगर ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? ब्लड ग्रुप सिस्टम से रेड ब्लड सेल की सतह पर मखसूस एंटीजन की मौजूदगी गैर मौजूदगी की बिना पर खून की ग्रुपबंदी है या मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया जाता है। एंटीजन से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी मौजूदगी से जिस्म में दफा का रद्द-ए-अमल यानी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मुताबिक इंसान में शनाख्त की गई ब्लड ग्रुप सिस्टम की तादाद 29 है। ए ब्लड सिस्टम AO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये पहला है AO। ये इंसान में सबसे अहम ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसे ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में दरियाफ्त किया। इसने बताया कि इंसानों में 4 मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप हैं। लैंडस्टीनर को इस काम की बुनियाद पर मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। इस सिस्टम में खून के 4 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से रेड ब्लड सेल की सतह पर मखसूस एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। जिस शख्स के पास एंटीजन ए है इसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसके पास एंटीजन बी है इसका ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसके पास दोनों एंटीजन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिसके पास एंटीजन ए बी और एंटीजन बी में कोई मौजूद नहीं इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। पैदाइश के बाद ब्लड सीरम में एंटीबॉडी बनती हैं जिन्हें एंटी-ए एंटीबॉडी और एंटी-बी एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी जिस्म में गैर मौजूद एंटीजन के लिहाज से मुख्तलिफ मौजूद होती है। वो जहाँ जिसका ब्लड ग्रुप ए है इसकी एंटीजन ए मौजूद है, एंटीजन बी मौजूद नहीं होता। जिनके एंटीजन बी बॉडी मौजूद होगी वो शख्स का ब्लड ग्रुप बी है जिसमें एंटीजन बी मौजूद है, एंटीजन ए मौजूद नहीं है। ज़्यादा इनके खून में एंटीजन ए एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। ब्लड ग्रुप के शख्स में एंटीजन ए और बी मौजूद यानी कोई भी गैर मौजूद नहीं है, या इसके खून में कोई एंटीबॉडी नहीं होंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ के शख्स में एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद नहीं होंगे, ज़्यादा इसके खून में एंटीजन ए एंटीबॉडी मौजूद होंगे। ब्लड ग्रुप कोई नहीं, वो रेड ब्लड सेल, ये दोनों में ब्लड ए ग्रुप ए बी में एंटी ए और एंटी बी होगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन बी और ब्लड एंटीजन ए होगा।
एंटीजन ए एंटीजन बी, इसमें कोई भी नहीं होगा, इसमें एंटीजन ए होगा, एंटी बी होगा, एंटीबॉडी सीरम। ए और ब्लड ग्रुप में खून की मुंतकिली। खून की मुंतकिली से मुराद एक शख्स से खून या खून के प्रोडक्ट को दूसरे के सर्कुलेटरी सिस्टम में मुंतकिल करना है। खून की मुंतकिली चोट की वजह से बहुत सारा खून ज़ाया होने पर जिंदगी बचाने की खातिर की जाती है। इस तरह सर्जरी के दौरान ज़ाया हो जाने वाला खून पूरा करने के लिए भी खून मुंतकिल किया जाता है। एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल की बीमारी के मरीजों को बाकायदगी से खून की मुंतकिली की ज़रूरत होती है। खून की मुंतकिली इस उम्र की तस्दीक कर लेने के बाद होती है कि वसूल कुलंदा में ब्लड सेल के गत्थे बनने का अमल न हो। अगर सेल के गत्थे बन जाएं जिसमें वो एक दूसरे से चिमटे होते हैं तो ये कैपिलरी से नहीं गुजर सकते। गत्थे न बनने की तस्दीक के लिए खून देने वाले और वसूल कुलंदा वाले के खून के नमूनों का मुताबिक क्रॉस मैच किया जाता है। वसूल कुलंदा के खून की एंटीबॉडी अतिया देने वाले खून में मौजूद तलका एंटीजन वाले रेड ब्लड सेल को तबाह कर सकती है। इस तरह देने वाले खून की एंटीबॉडी वसूल कुलंदा के खून के एंटीजन वाले ब्लड सेल को भी तबाह कर सकती है। ब्लड ग्रुप ओ के आमल लोगों को मागिर दाइंदा खून यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ऐसे लोग ए बी ओ सिस्टम के हर ग्रुप के लोगों को खून दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी के लोग अमागिर वसूल कुलंदा यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाते हैं। ऐसे लोग ए और बी के सिस्टम के हर ब्लड ग्रुप के लोगों से खून ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। 1930 की दहाई में कार्ल लैंड ने -RH ब्लड ग्रुप सिस्टम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम दरियाफ्त किया। इस सिस्टम में दो ब्लड ग्रुप पाई जाती हैं यानी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ये दोनों ग्रुप भी रेड ब्लड सेल पर एंटीजन की मौजूदगी गैर मौजूदगी की बुनियाद पर होती हैं। ये एंटीजन RH फैक्टर जिसे रियूसिव बंदर में दरियाफ्त किया गया था कहलाता है। रेड ब्लड सेल पर RH फैक्टर रखने वाले शख्स का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव न रखने वाले का RH नेगेटिव होता है। ए और बी सिस्टम में तो गैर मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पैदाइश से मौजूद होती हैं, लेकिन RH सिस्टम में RH नेगेटिव शख्स इस वक्त के एंटीबॉडीज नहीं बनाता जब तक कि खून में RH पॉजिटिव खून का फैक्टर दाखिल ना हो। ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकिली। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वसूल कुलंदा को दिया जाता है क्योंकि वसूल कुलंदा के खून में पहले से RH फैक्टर मौजूद होती है और वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। इस तरह RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव के वसूल कुलंदा को दिया जा सकता है क्योंकि देने वाले खून में भी RH फैक्टर मौजूद नहीं है। इस तरह वसूल कुलंदा का खून एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा और एक नेगेटिव वाले खून को RH पॉजिटिव खून का दिया जाए तो इसमें दाखिल होने वाले RH फैक्टर के खिलाफ RH एंटीबॉडीज बनेगी और RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव खून दिया जा सकता है, लेकिन शर्त एक देने वाले खून RH नेगेटिव मादी में कभी RH फैक्टर दाखिल ना होना, इसमें एंटीबॉडीज मौजूद ना हो। इंसान का दिल एक मस्कुलर ऑर्गन मसल यानी गोश्त का बना हुआ एक लोथड़ा है, ऑर्गन है, चीज हिस्सा है जो बार बार सिकुड़ने से ब्लड वेसल में खून को पंप करता है। इस्तेलाह जो लफ्ज है कार्डियक का मतलब है दिल से मतलब। दिल की खानों की दीवारों का ज्यादातर हिस्सा कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। इंसान के जिस्म में दिल सीने के खिला चेस्ट कैविटी यानी थ्यूरेक्स के मरकज में दोनों फेफड़ों के दरमियान छाती की हड्डी के नीचे वाक़ होता है।
दिल मेम्ब्रेन के बने हुए एक थैले पेरिकार्डियम में बंद होता है। पेरिकार्डियम में दिल की दीवार के बयान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे पेराकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। दिल के सिकुड़ने के बाद ये फ्लूइड पेरिकार्डियम और दिल के दरमियान रबड़ को कम करता है। परिंदे और दूसरे मैमल से इंसान का दिल भी 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। जिसम में आमतौर पर बाएं जानब महसूस दिल आमतौर पर बाएं जानब महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि दिल का बायां खाना बायां मटिक बहुत मजबूत है क्योंकि ये खून के सारे जिस्म में पंप करता है। परिंदों और दूसरे मैमल से इंसान का दिल भी 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर वाले पतली दीवारों वाले खाने बायां और दायां एट्रिया वाइड एट्रियम कहलाते हैं। इनको एट्रियम जगह एट्रिया है। जबकि नीचे वाली मोटी दीवारों वाले खाने बायां और दायां वेंट्रिकल कहलाते हैं। बायां वेंट्रिकल दिल का सबसे मजबूत और बड़ा खाना है। इंसान का दिल एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। ये जिस्म से कम ऑक्सीजन वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड खून वसूल करता है और इसे फेफड़ों की तरफ पंप करता है। इससे ये फेफड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून यानी ऑक्सीजनेटेड खून लेता है, तमाम जिस्म की तरफ पंप करता है। दिल के अंदर ऑक्सीजनेटेड खून को लादा रखा जाता है। अब इसे यहाँ दिल के अंदर खून की सर्कुलेशन को मुख्तसर बयान दिया जाता है जिससे इसकी डबल पंप मैकेनिज्म की वजाहत होगी। बाएं वेंट्रिकल दीवारें सबसे मोटी हैं, तकरीबन 0.5 इंच। इसमें खून को सारे जिस्म में धकेलने की कुव्वत होती है। इस बात का सबूत है कि दिल के साख्ते में फाल के ताबकत रखती हैं। दायां एट्रियम 2 बड़ी वेन यानी सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के जरिए जिस्म से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड खून वसूल करता है। जब सिकुड़ता है तो डीऑक्सीजनेटेड खून को दाएं वेंट्रिकल में धकेल देता है। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान एक सुराख की हिफाजत के लिए एक वाल्व करता है। ये वाल्व होता है। ये वाल्व ट्राइकैप्सिड वाल्व कहलाता है क्योंकि इसमें 3 पट फ्लैप होते हैं। जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो खून पल्मोनरी ट्रंक के जरिए फेफड़ों की तरफ जाता है। ट्राइकैप्सिड वाल्व खून के दाएं वेंट्रिकल से दाएं एट्रियम में वापसी बहाव को रोकता है। पल्मोनरी ट्रैक की बुनियाद पर एक पल्मोनरी सिमिल्यून वाल्व मौजूद होता है जो पल्मोनरी ट्रैक से दाएं वेंट्रिकल में खून के बहाव को रोकता है। बायां एट्रियम पल्मोनरी वेन्स के जरिए फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजनेटेड खून वसूल करता है। जब यह सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनेटेड खून को बाएं वेंट्रिकल में धकेल देता है और बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान सुराख की हिफाजत एक बाइकैप्सिड वाल्व करते हैं। वाल्व में 2 पट फ्लैप होते हैं। जब बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनेटेड खून एओर्टा के जरिए सारे जिस्म फेफड़ों के अलावा की तरफ जाता है। बाइकैप्सिड वाल्व खून के बाएं वेंट्रिकल से बाएं एट्रियम में वापसी बहाव को रोकता है। एओर्टा की बुनियाद पर एओर्टिक सिमिल्यूट्रोलेवनरी वाल्व मौजूद है जो एओर्टा से बाएं वेंट्रिकल में खून के वापसी बहाव को रोकता है। ये दिल की साख्त है, इनकी इसका ढांचा है। ये एओर्टा है, ये वाल्व है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये बायां वेंट्रिकल है। बाइकैप्सिड वाल है, ये वाल बने होते हैं। एओर्टिक सिमिल्यून वाल, ये वाल है, ये बायां वेंट्रिकल है, ये दायां वेंट्रिकल है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये ट्राइकैप्सिड वाल है। पल्मोनरी सिमिल्यून वाल, दायां एट्रियम, सुपीरियर वीना केवा है।
पार्लियामेंट्री और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के सिस्टम की निस्बत पार्लियामेंट्री सर्कुलेशन में खून कम दबाव में होता है। इससे खून को फेफड़ों में गैसों के तबादले के लिए काफी वक्त मिल जाता है। हम देखते हैं कि दिल के दाईं जानिब जिस्म में डीऑक्सीजनेटेड खून लेती है, उसे फेफड़ों को दे देती है, जबकि दिल के बाईं जानिब फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून लेती है और जिस्म को देती है। वो रास्ता जिससे दिल से डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में और वहां से ऑक्सीजनेटेड खून दिल को वापस दिल में लाया जाता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्किट या सर्कुलेशन कहलाता है। इस तरह वो रास्ता जिससे दिल से ऑक्सीजनेटेड खून की जिस्मानी टिश्यूज में और वहां से डीऑक्सीजनेटेड खून को वापस दिल में लाया जाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सर्किट कहलाता है। ये फेफड़े यहाँ से खून आता है, फिर यहाँ से बायां वेंट्रिकल दोबारा इंतजार करता है, ये यहाँ से जाके जिस्म के खून में फिर दोबारा यहाँ से होकर दोबारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। हार्ट बीट क्या होती है? दिल के खानों की रिलैक्सेशन यानी कि आराम में आना। ये खून से बाहर जाते हैं और सुकड़ने यानी कंट्रैक्शन से ये अपने अंदर खून बाहर निकाल देते हैं। दिल के खानों में रिलैक्सेशन कंसंट्रेशन का एक के बाद आना कार्डियक साइकिल बना होता है, यानी कि दिल का सुकड़ना और फैलना। ये एक मुकम्मल कार्डियक साइकिल एक धड़कन यानी एक हार्ट बीट पैदा करता है। एक मुकम्मल कार्डियक साइकिल में हम दर्जा ज़ैल मराए में एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और खून एट्रिया में बाहर जाता है। इस पीरियड को कार्डियक डायस्टोल कहते हैं। भरे जाने के फौरन बाद दोनों एट्रिया सिकुड़ते हैं, खून को वेंट्रिकल में पंप कर देते हैं। कार्डियक साइकिल का ये पीरियड एरियल सिस्टोल कहलाता है। इसके बाद दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और खून को जिस्म और फेफड़ों की जानिब पंप करते हैं। वेंट्रिकल के सिकुड़ने के पीरियड को वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। एक हार्ट बीट में डायस्टोल तकरीबन 0 से 4 सेकंड के लिए रहता है। एरियल स्टोल तकरीबन 0 या 1 सेकंड लेता है और वेंट्रिकल स्टोल तकरीबन 0 या 3 सेकंड में मुकम्मल होता है। जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वाल्व बंद होते हैं। इस मतलब से लब की आवाज आती है। इस तरह जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो सीमी वाल्व बंद हो जाने से डब की आवाज आती है। लब और डब की आवाजें स्टेथोस्कोप की मदद से सुनी जा सकती हैं। दिल की धड़कन, नब्ज की रफ्तार। हार्ट रेट या दिल धड़कन रफ्तार के मुताबिक 1 मिनट में धड़कनों यानी हार्ट बीट की तरह आराम या मामूल व सरगर्मी के वक्त सेहतमंद मर्द का हार्ट बीट 70 धड़कन फी मिनट, जबकि सेहतमंद खतून का 75 धड़कन फी मिनट होता है। धड़कन की रफ्तार जिस्मानी सरगर्मियां, ज़हनी तनाव यानी स्ट्रेस के लिहाज से तब्दील होती रहती हैं। धड़कन की रफ्तार को नब्ज महसूस करके मापा जा सकता है। नब्ज से मुराद आर्टरी में बाकायदा तवातर से होने वाले फैलाव और सकड़ाव हैं, जो दिल के सिकुड़ने से खून में जाने से पैदा होते हैं। नब्ज को जिस्म के इन हिस्सों में महसूस किया जा सकता है जहाँ आर्टरी जिल्द के करीब, मसलन कलाई, गर्दन, ग्राइन इलाका या पांव के ऊपर। ब्लड वेसल। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 हिस्सों ब्लड वेसल हैं जो तमाम जिस्म में खून को ट्रांसपोर्ट करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में अहम वेसल आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज हैं। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं, वो खून की नालियां जो खून को दिल से दूर रह जाती हैं। बालों में पल्मोनरी आर्टरीज के साथ तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड खून ले जाती हैं। आर्टरीज की साख अपनी फाल से बहुत मुताबिकत रखती है, यानी कि उसकी बनावट अपने काम से बहुत मुताबिकत रखती है।
ART की दीवारें 3 तहों की बनी होती हैं। सबसे बैरूनी तह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, दरमियानी तह स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, जबकि सबसे अंदरूनी तह एंडोथेलियल सेल पर मुश्तमिल होती है। अंदरूनी खाली जगह जहाँ खून बहता है ल्यूमन कहलाती है। जब आर्टरी जिस्म के आर्गन में दाखिल होती हैं वो छोटी वेसल में तकसीम हो जाती है, जिन्हें आर्ट्यूल्स कहती हैं। आर्ट्यूल टिश्यू में दाखिल होकर कैपिलरीज में तकसीम होती हैं। कैपिलरीज ये सबसे छोटी ब्लड वेसल टिश्यू में मौजूद होती हैं। ये आर्ट्यूल के तकसीम होने से बनती हैं। खून और टिश्यू के माबैन मादों का तबादला कैपिलरी के जरिए होता है। कैपिलरीज की दीवारें सेल की सिर्फ एक तह यानी एंडोथीलियम पर मुश्तमिल होती हैं। ये तह इतनी बारीक है कि डाइजेस्टिव खुराक ऑक्सीजन पानी वगैरह के मॉलिक्यूल से गुजर कर टिश्यू फ्लूइड में और कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे बेकार मादे टिश्यू फ्लूइड से इन्फ्यूज करके कैपिलरीज में आ सकते हैं। वेन क्या होती है? वेन वो ब्लड वेसल है जो खून को दिल की तरफ लेकर जाती है। बालगों में पल्मोनरी वेनरी के साथ तमाम वेन डीऑक्सीजनेटेड खून ले जाती है। वेन में अपने फाल से बहुत ताकत रखती है। वेन की दीवारें भी इन्हीं 3 तह की बनी होती हैं जो आर्टरी में मौजूद होती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वेन की दीवारों के दरमियानी तह में स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू आर्टरी की निस्बत कम होती है। वेन का लीमन आर्टरी की निस्बत ज़्यादा खुला होता है। टिश्यू के अंदर कैपिलरी की छोटी वेन होती हैं जिन्हें वेन्यूल्स कहती हैं। वेन्यूल मिलकर वेन्स बनाते हैं जो ऑर्गन से बाहर आती है। ज़्यादातर वेन्स में वाल्व होते हैं जो इनमें खून के वापसी भाव को रोकते हैं। ये वाल्व लगा होता है जो खून के भाव को रोकता है। ये वेन है, ये आर्टरीज है, ये कैपिलरी है। खसूसियात दीवारों की मोटाई और लचक। आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाना। कैपिलरी के काम करती है खून टिश्यू को माबैन मादों का तबादला करना। वेन्स क्या करती है खून को दिल की तरफ लेके जाती है। ये आर्टरी क्या होती है? मोटी लचकदार होती है। कैपिलरी के इस सेल की मोटाई लचकदार दीवार मौजूद नहीं होती है। वेनरीज बारीक और कम इलास्टिक होती है, लचक कम होती है। आर्टरीज मोटे होते हैं। इस कैपिलरी में मसल मौजूद नहीं होते। वेन बारीक होती हैं। आर्टरी ज़्यादा होती हैं, ये कम होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। वाल्व इसमें मौजूद आर्टरी में मौजूद नहीं होते। कैपिलरी में वाल्व मौजूद नहीं होते और वेन में मौजूद होती हैं। यानी कि इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है, कैपिलरी में कम होता है, वेन में बहुत कम होता है। दीवारों में मसल नहीं होती। इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अमूमी खाका। इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश के बारे में हक़ाइक़ जानने के लिए कई साइंसदानों ने कहा। वो अहम साइंसदान जिन्हें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इल्म फैलाया वो इब्न नफीस और वेल आरवे हैं। इब्न नफीस एक तबीब था और इसे खून की गर्दिश बताने वाला पहला साइंसदान माना जाता है। विलियम हार्ले दिल का खून पंप करने का अमल बड़ी आर्टरीज और वेन में खून का रास्ता दे रहा है। हम देखते हैं कि बड़ी आर्टरीज और वेन्स किस तरह आर्टियल और वेनियस सिस्टम बनाती हैं। द आर्टियल सिस्टम दिल के दाएं वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रैक्ट निकलता है और दाएं और बाएं पल्मोनरी आर्टरी में तकसीम हो जाता है। ये आर्टरी दाएं और बाएं फेफड़ों को डीऑक्सीजनेटेड खून पहुंचाती है। दिल के बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड खून एक बड़ी आर्टरी एओर्टा में जाता है और एओर्टा ऊपर की तरफ चढ़कर मुड़ता है और कमान की शक्ल की एओर्टिक आर्ट बनाता है। ये आर्ट मुड़कर जिस्म के नीचे की तरफ जाती है और एओर्टिक आर्ट के बालाई सतह से 3 बड़ी आर्टरी दिखती हैं जो सर, कंधों और बाजुओं को खून पहुंचाती हैं। जैसे जैसे ए आर्थोट्रूक्स में गुजर कर नीचे की तरफ जाता है, इसे डोर्सल एओर्टा
बन जाते हैं। डॉर्सल एओर्टा बहुत सी आर्टरी निकलती है जिनमें से यहाँ अहम बयान की गई हैं। बहुत सी इंटरकोस्टल आर्टरी पसली यानी रिब को खून पहुंचाती हैं। सेफलिक आर्टरी स्पेयर मेंट्रिक आर्टरी एलिमेंट्री कनाल को, जबकि इंफ्लिक आर्टरी जिगर खून पहुंचाती है। इनसे नीचे रेडियल आर्टरी का एक जोड़ा है जो गुर्दों को खून पहुंचाता है। गोनिडल आर्टरी जैसे आर्गन गोनिडल को खून पहुंचाती है। इनमें से थोड़ा नीचे मैसोफूल आर्टरी है जो लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्सों को खून देती है। इसके बाद एओर्टा कॉमन इलिक आर्टरी में तकसीम हो जाता है। हर कॉमन इलिक आर्टरी भी तकसीम होकर इंटीरियर लेफ्ट एलिक और एक एक्सटर्नल एलिक आर्टरी बनाती है। हर एक्सटर्नल एलिक रान के ऊपर वाले हिस्से में जाकर फीमेल आर्टरी बन जाती है। इसकी शाखें रान, घुटने, पिंडली, टखन और पाँव में जाती है। द वेनस सिस्टम क्या होता है? फेफड़ों से आने वाली परमेंडरी वेन ऑक्सीजनेटेड खून दिल के बाएं आर्टरी में लाती है। वो बड़ी वेन यानी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा सारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून लाती है और दिल के दाएं आर्टरी में डालती है। सुपीरियर वेना केवा सर, कंध और बाजुओं से आने वाले मुख्तलिफ वेन को मिलने से बनता है। टांगों में बहुत से वेन डीऑक्सीजनेटेड खून लाती है जो इंफीरियर वेना केवा में खुलती है। हर जानब की पिंडली, पाँव, घुटने से खून लाने वाली वेन मिलकर एक फीमेरियल वेन बनाती है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वेन में दाखिल है जो इंटरनल इलेक्ट्रिक वेन से मिल जाती है। दोनों कॉमन इलेक्ट्रिक वेन में दाखिल होती है। बाएं दाएं कॉमन इलेक्ट्रिक वेन क्रॉम्फियर वेन मिलकर इंफीरियर वेना केवा बनाती है। कई छोटी वेन इंफीरियर वेना केवा में दाखिल हो जाती हैं। इनमें एम्प्टिक वेन, रीनियल वेन, कॉन्ड्रियल वेन हैं। मैदा, तिल्ली, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन से आने वाली तमाम वेन हेपेटिक पोर्टियल वेन में खुलती है जो खून को जिगर तक पहुंचाती है। जिगर से एक कैम्प्टिक वेन खून इंफीरियर वेना केवा में डालती है। गुर्दों से दूर रेनियल वेन यानी गोन्ड्रियल से दो कॉन्ड्रियल वेन खून इंटीरियर वेना केवा को लाती है। थोरेक्स की कैविटी में थोरेक्स की दीवार पसलियों से आने वाले वेन में इंफीरियर वेना केवा में खुलती हैं। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां ऐसी बीमारियां जिनमें दिल और ब्लड वेसल मुतासर हो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां कहलाती हैं। ये बीमारी की वजूहत असर करने का मैकेनिज्म या तरीका इलाज मिलते जुलते हैं। ज़्यादा उम्र, डायबिटीज, खून में कम डेंसिटी वाले लिपिड मसलन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा हो जाना, तंबाकू नशी, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, मोटापा और जिस्मानी काम के गैर तर्ज जिंदगी ऐसे खतरनाक अनासर जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का बास बनते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस आर्टरी की बीमारियां हैं और दिल की बीमारियों की वजह बनती है। एथेरोस्क्लेरोसिस को आम अल्फाज में आर्टरी का तंग हो जाना कहते हैं। ये एक क्रोनिक यानी कि ज़्यादा अरसे वाली बीमारी है जिसमें आर्टरी में फैटी मटीरियल, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर जमा हो जाते हैं। जब ये हालत शदीद हो जाए तो आर्टरी मुनासिब तरीके से खुल और सिकुड़ नहीं सकती। इनमें से खून का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का जमा होना एथेरोसिस की सबसे बड़ी वजह है जिसके नतीजे में आर्टरी के अंदर इसकी कई तहें चिपक जाती हैं जिन्हें प्लाक कहते हैं। प्लाक आर्टरी के अंदर खून के क्लॉट बना सकती हैं जिन्हें थ्रोम्बोस कहते हैं। अगर एक थ्रोम्बोस अपनी जगह छोड़कर आदादाना तैरने लग जाए तो एम्बुलेंस कहलाता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस
फेक्रोसिस की इस्तेलाह आर्टरी के साख्त जानने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इस वक्त होता है जब आर्टरी की दीवारों में कैल्शियम जमच होता है। अर्थरोसिस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने ये बीमारी हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की इस्तेलाह दो अल्फाज मायोकार्डियम और इन्फ्रेक्शन से बनी है। मायोकार्डियम मतलब दिल के मसल, जबकि इन्फ्रेक्शन का मतलब है टिश्यू की मौत। इसे आम अल्फाज में दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक कहते हैं। ये इस वक्त होता है जब दिल की दीवारों के किसी हिस्से को खून की फराहमी में रुकावट आ जाए और नतीजे में कार्डियल मसल की मौत आ जाए। हार्ट अटैक को कोरोनरी आर्टरी में खून के क्लॉट की वजह से हो जाता है। ये एक इमरजेंसी की हालत है। दुनिया भर में मर्दों और औरतों की मौत की बड़ी वजह है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की सबसे आम अलामत सीने में शदीद दर्द होता है। ये दर्द सीने में एक तंगी, दबाव और दबोचने जाने के एहसास के तौर पर होता है। दर्द अक्सर बाएं बाजू की तरफ आता है, लेकिन नीचे जबड़ा, गर्दन, दाएं बाजू और कमर की तरफ भी जा सकता है। मायोकार्डियल बेहोशी तक अचानक मौत भी हो सकती है। ये ब्लॉक होती है, इसमें आते हैं। एक एक्यूट यानी तेजी से होने वाला माइटोकांड्रियल इन्फ्लेमेशन के फौरी इलाज में ऑक्सीजन की फराहमी, एस्पिरिन और ग्लिसरॉल नाइट्रेट की जुबान के नीचे रखने वाली गोली शामिल है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के ज़्यादातर मरीजों के इलाज में एंजियोग्राफी यानी बाईपास सर्जरी की जाती है। एंजियोप्लास्टी में संग या मुकम्मल बंद कोरोनरी आर्टरी को इलाज की मदद खोला जाए, जबकि बाईपास सर्जरी में मरीज के जिस्म के दूसरे हिस्सों से आर्टरी या वैन लेकर इसे कोरोनरी आर्टरी के साथ जोड़ दिया जाए ताकि कार्डियो मसल में खून की फराहमी बेहतर हो सके।